को मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मजमूई तौर पर 4 सूबे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हदूद में ही वाक़या गिलगित बल्तिस्तान खूबसूरत वादियों पर मुश्तमिल ये इलाका, बुलंद व बाला पहाड़ और हरे भरे खेत और वहाँ की सकाफ़त और वहाँ के जो रहन सहन के जो तरीक़ेकार है वो नहायत दिलकश है। पाकिस्तान इसके गिलगित बल्तिस्तान के लिए वहाँ पर अलग से वज़ीर आला भी हैं, लेकिन वो 5वां सूबा नहीं है, जिस पर हम बात करेंगे। ये बहुत बड़ा एक ऐसा सवाल है कि एक हर आम फ़र्द इसके बारे में जानना चाहता है कि मामला आखिर है क्या। तो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार और हालात हाज़रा पर गहरी नज़र रखने वाले सीनियर सहाफ़ी हैं ज़ुल्फ़िकार अली बब्बर साहब। तो बब्बर साहब, आपको खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में आने पर। ये बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ क्या है, हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं। और ये जो सवाल है ज़हनों के अंदर कि वहाँ का वज़ीर आला भी अलग है, जिस तरह हमारे चारों सूबों के अंदर सूबाई हुकूमतों के वज़ीर आला होते हैं, लेकिन ये तो सारे सूबे डिक्लेयर किए हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा आखिर क्यों नहीं कहा जाता, क्या वजह है? देखें, उसकी वजह यह कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और ये यूनाइटेड नेशन में अभी ज़ेर बहस है। अगर यूनाइटेड नेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि ये कश्मीर का हिस्सा था माजी में, जब पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। ये कश्मीर का हिस्सा था। जब कश्मीर के राजा ने गैर कानूनी तौर पर इंडिया से अलग कर लिया, तो जो यहाँ के मकामी सरदार थे उन्होंने खुद से पाकिस्तान के साथ रब्ता किया और पाकिस्तान में जम होने के लिए अपनी आमादगी ज़ाहिर की। अच्छा। और पाकिस्तान को वेलकम किया। तो पाकिस्तान ने इस इलाके को ना सिर्फ सिक्योरिटी दी, बल्कि इसको अपना नाम भी दिया और इसको संभाला भी। बेसिकली जो कश्मीर की हम बात करते हैं, यहाँ से शुरू होगी थोड़ी सी, ताकि लोगों को समझ में आ सके। जी। कश्मीर का जो टोटल कश्मीर है, उसका 45% हिस्सा इंडिया के कंट्रोल में है तकरीबन। और तकरीबन मकबूजा जम्मू और कश्मीर 2 हिस्से, वो भी 2 अलग अलग रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें मिला के थी ना। उसके बाद 35% तकरीबन हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद कहते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान भी उसी का हिस्सा है, उसी में 35% में। और 20% जो है वो चीन के पास है, जिसमें ये हम जो है ये तिब्बत वाला हिस्सा है, इसके करीब वाला जो आसाम वाला हिस्सा है जो भारत के पास है, वो कौन सी वैली है, मेरे ज़हन से नाम अभी निकल गया, जहाँ पर इंडिया और चाइना की झड़पें चलती हैं, वो हिस्सा बिल्कुल है। तो ये सारा के सारा यूनाइटेड नेशन के हिसाब से डिस्प्यूटेड इलाका है। अच्छा, जब इसमें जो है भुट्टो साहब के ज़माने में बड़ी स्मार्ट मूव की गई थी। अच्छा। क्योंकि सरहदी तनाज़त, भुट्टो साहब दूर अंदेश आदमी थे, उनको ये था कि एक वक्त में चाइना बहुत आगे चला जाएगा और हम उससे फिर डील नहीं कर सकेंगे। जहाँ से इंडिया से मिसहैंडलिंग हुई, चीन की शुरू में ख्वाहिश थी कि वो इंडिया से दोस्ती करे, उसको ये कंफर्टेबल लगता था इंडिया। आपको शायद याद हो या पता हो कि एक ज़माने में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे, आपको पता होगा। जी। तो वो क्योंकि ये रशिया के करीब था, सोवियत यूनियन का एलाई था, तो यहाँ पर कम्युनिज़्म का ज़्यादा प्रचार था। पाकिस्तान अमेरिका और वेस्ट का एलाई था, तो चीन को ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ लग रहा था। लेकिन ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में ये चीज़ थी, उनको अंदाज़ा हुआ कि शायद चीन आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। सरहदी तनाज़ात जो थे, नए मुल्क बनते हैं तो सरहदें तय होना बाकी होती हैं। सही। तो भुट्टो साहब ने सबसे पहले चीन के साथ सरहदी मामला तय किए। तो चीन से बहुत सारा हिस्सा लिया पाकिस्तान ने, यानी कि जो तय करके मुज़ाकरात के ज़रिए, और जो इंडिया के कब्ज़े वाला हिस्सा था वो बड़ी स्मार्ट मूव करके वो चीन को गिफ्ट कर दिया कि यह तारीख़ी तौर पर आपका हिस्सा बनता है, इसको हम मानते हैं आपका हिस्सा। अच्छा। जहाँ पर आज तक चीन और इंडिया की लड़ाई होती है, जिस हिस्से पर चीन कहता है कि ये पाकिस्तान ने हमें गिफ्ट किया, आप उससे पूछ लें। इंडिया कहता है पाकिस्तान का क्या लेना देना, ये तो हमारा है। तो बेसिकली ये कि इंडिया और चीन इंगेज भी हो गए, और इंडिया इस तकब्बुर में रहा कि हम अभी डील नहीं करेंगे। वो अपने आप को बड़ा समझता रहा, और अब चाइना इतना बड़ा हो गया कि उससे डील करना बड़ा मुश्किल हो गया। तो ये सारी सूरत हाल थी। अब जब गिलगित बल्तिस्तान की हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान साथ में नाम लिया जाता है। ये दोनों भी अलग अलग रियासतें हैं। गिलगित अलग है और बल्तिस्तान अलग है। इनकी भी थोड़ी सी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज़ुबान में भी फ़र्क है, थोड़ा बहुत इनके कल्चर में, सकाफत पे
पे फ़र्क है। कराची से बैठ के तो शायद हमें एक जैसा लगे, हमें कोई फ़र्क ना लगे, लेकिन अगर आप वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं सही कह रहा हूँ। इसी तरह हमें यहाँ से बैठकर तो कश्मीर भी वैसे ही लगता है हमें, बल्कि इवन ये कि केपी भी वैसे ही लगता है। यहाँ से बैठकर तो वो सब कुछ ही एक लगता है, वो एक अलग चीज़ है। तो जब से जो है ये एक इसको कौंसल का दर्जा दिया था, यानी जिस तरह हमारे पास कराची में या लाहौर में, इन सिटीज़ में जिस तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है, जी जी, इस तरह का दर्जा दिया हुआ था इसको कौंसल का। यानी गिलगित बल्किस्तान एक कौंसल होती थी, उसका एक चेयरमैन होता था, और वो जो है उसके लिए एक वज़ीर मुकर्रर कर दिया जाता था, वफाकी वज़ीर, जो इसको सारे चीज़ों को मॉनिटर करता था। अभी भी आपने देखा है कि वफाक में एक उमूर कश्मीर का मिनिस्ट्री होती है, जी हाँ, वो मॉनिटर करती है। और आपको शायद जानकर हैरानगी होगी, पता नहीं मुझे कहने की इजाज़त मिलेगी या नहीं, लेकिन यह फैक्ट है। नहीं है, इजाज़त है। वो नहीं, आपसे नहीं, बाकी लोगों से, ताकतवर लोगों से। बाकियों का भी कोई मसला नहीं है, संभाल लेंगे। तो और जो है आज़ाद कश्मीर का जो वज़ीर आज़म और सदर होता है, उसके इख्तियार तो वज़ीर से बहुत कम होते हैं, उस सेक्रेटरी से बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पर भी ये 2009 में गालिबन आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसको असेंबली का दर्जा दिया था, कानून साज असेंबली का दर्जा दिया, जिसके बाद यहाँ पर पहला गवर्नर नामज़द किया गया, और फिर इंतखाबात हुए, और फिर वज़ीर आला बने। तो अभी भी जो है ये पार्लियामेंट में ज़ेर बहस है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी, कि इसको सूबे का दर्जा अगर देना है तो उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, पाकिस्तान के आइन में मुकम्मल तरमीम करनी पड़ेगी, ऐसे इसको मुकम्मल दर्जा नहीं दिया जा सकता। अच्छा, ज़रा मुख्तसर जो है कि हमारे ऑडियंस को ये भी बता दें कि जो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को डिस्कस करने का एक मकसद ये भी था, ये तो तारीख़ आ गई, उसका सियाक़ सबक आ गया, तो अब इस वक्त जो है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आप उन इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं, कितनी इम्पोर्टेंस है आने वाले वक्त के लिए और मौजूदा हालात में? देखें, इसकी अहमियत तो है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये रहा है कि इलेक्शन सबसे अच्छे तरीके से हम पाकिस्तान में पंजाब में होते हैं, हेल्दी इलेक्शन, और केपी में होते हैं, सिंध में भी आप कह सकते हैं कि होते हैं, ठीक है, लेकिन बलूचिस्तान में भी सरदारी निज़ाम आड़े आ जाता है, लेकिन गिलगित बल्किस्तान और आज़ाद कश्मीर में तो ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये हिस्ट्री रही है। मुझे अच्छा नहीं लगता ये कहते हुए, लेकिन सच है कि जो रूलिंग पार्टी होती है हमेशा उसी की हुकूमत आती है। ये ऐसा क्यों है, ये क्या चक्कर? वो वफाक की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ के हालात में, एक तो वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, दूसरा फिर वहाँ के लोग भी होशियार हैं थोड़े से। अच्छा, यहाँ वालों की तरह नज़रियाती नहीं है। वो देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का है तो उनको तो उससे लेना देना है, उन्होंने नज़रियात से क्या लेना देना, वो तो कहते सारे पाकिस्तानी हमारे अपने मसाइल के हल हमारे अपने। तो वो गवर्नमेंट अगर मरकज़ में होगी और उसी की गवर्नमेंट वहाँ पर बनेगी लोकली, तो वो ज़ाहिर उनको सपोर्ट करेगी और बहुत सारी चीज़ें आसान होंगी, मसाइल हल होंगे। फिर आपको शायद हैरानगी होगी जानकर कि हमारी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात वहाँ नहीं चलते, गिलगित बल्किस्तान में और आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में नहीं चलते सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, वहाँ पे उनकी जुरिडिक्शन नहीं है। हमारी पार्लियामेंट की तो ज़ाहिर वसी है जुरिडिक्शन, हमारी एग्जीक्यूटिव की। तो अभी वहाँ पे जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप उस पर अभी किसका गलबा है? वो हुकूमती पार्टी जमात ही है या दीगर भी हैं? क्योंकि इस तरह की सुनने में आ रही है बात के PTI के कैंडिडेट्स को वहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल है, उनको सिम्बल्स उनको अभी तक नहीं मिला, अलॉट नहीं हुआ, और वही जो आम इंतखाबात में, गुज़िश्ता आम इंतखाबात में चीज़ें थीं, उस तरह की जो शिकायत थीं, सेम वही कंप्लेंट्स वहाँ पर जो है कि पाई जाती हैं। तो क्या है ये, इसमें कोई सदाकत भी है? देखें, PTI के साथ जो मामलात हैं वो तो पूरे पाकिस्तान में एक ही हैं, ज़ाहिर है गिलगित बल्किस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उनके साथ जो मामलात हैं वो तो वहाँ भी हैं, और लोग उनको पसंद भी करते हैं, उन पर पाबंदियाँ भी हैं, सख्तियाँ भी हैं, वो चीज़ें तो सेम हैं। जिस तरह ये पंजाब में, जिस तरह सिंध में, जिस तरह KP में है, उसी तरह वहाँ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब वहाँ पर मुकाबला जो है पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। असल लोग तो इमरान खान को पसंद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको ज़ाहिर है नहीं आने देना। तो अब जो सारी चीज़ फोकस हो रहा है कि क्या पीपल्स पार्टी, क्योंकि मेन LI है, वो आती है, वो चाह रहे हैं कि हमारा हो जाए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब अवामी सियासत से ज़्यादा जोड़ तोड़ के माहिर हैं। ये बात तो अवामी सियासत नहीं करते, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि जोड़ तोड़ में आसिफ अली जरदारी से बढ़कर जोड़ते भी हैं और तोड़ते भी हैं। डील करने में आसिफ अली जरदारी से बेहतर डील मेकर कोई भी नहीं है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो एक तरीके से तो ये प्रेशर,
यस, तो वो डील करने के लिए भी या जोड़ तोड़ करने के लिए भी वो प्रेशर बना रहे हैं हुकूमत पर। और हुकूमत जो है, जो नून लीग की हुकूमत है, शहबाज शरीफ तो फिर समझदार है, लेकिन नवाज शरीफ साहब में ये मामला इतने नहीं थे। अच्छा। तो वो ये डील और जोड़ तोड़ वाले मामलात में काफ़ी पीछे हैं इस मामले में। ठीक है, अवामी सतह पर उनकी अक्सरियत जो है तहरीक इंसाफ के बाद दूसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि नून लीग की है, लेकिन अच्छा। पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पार्टी है। तो ये कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी विन करेगी, क्या होगा? क्या सर अभी ये डील होगी अंदर से, ये अंदर से डील अच्छा, ये होगी, डील है। उसके बाद तो फैसला डील होगा। पे तो फिर क्योंकि बहुत सारे पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि जो वो शायद नून लीग को ज़्यादा कसूरवार समझते हैं, तो इसकी निस्बत जो है वो पीपल्स पार्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, जो पीटीआई के या इमरान खान के लोग हैं, अगर कंपेयर किया जाए नून लीग से या शहबाज शरीफ से। बल्कि अगर आपको याद होगा तो हमने तकरीबन 1.5 साल पहले एक प्रोग्राम किया था, उसमें आपने ही ये प्रेडिक्ट किया था, बल्कि बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई से मुतल्लिक अपनी पार्टी को ये डायरेक्शन दी है या ये मैसेज कन्वे किया है कि इनके लिए हाथ हल्का रखा जाए। उसके बाद आपने देखा कि कहाँ पीटीआई के लिए सिर्फ नून लीग बोलती रही, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा कभी कहा गया, वो भी कहा गया था कि भाई आप क्यों नहीं बोलते, तो वो कहते हैं एक आधी इंफॉर्मेशन मैंने। तो ये जो आप सूरत बता रहे हैं या बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे तो ये पता लग रहा है कि बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जरदारी साहब ले जाएंगे, सीटें ले जाएंगे और हुकूमत बना लेंगे वहाँ पे, क्योंकि अगर डील होनी है नहीं इसमें सियासी सतह पर, नहीं इस हवाले से जो बाकी मामला चल रहे हैं ना उनके, इस्लामाबाद वाले, सिंध वाले, बलूचिस्तान वाले, उस सारे को देखकर कोई फार्मूला तय किया जाएगा कि आपको कहाँ क्या दिया जा रहा है, आप क्या दे सकते हैं। ये अभी एक बड़ी लंबी डिबेट है, उसके बाद ये चीज़ होगा। गिलगित बल्किस्तान एक बहुत छोटा इशू है इस हवाले से। बाकी अभी और बहुत सारे मामला हैं, इस पर हम फिर कभी कोई प्रोग्राम करेंगे कि जरदारी साहब ने जो उनको ऑफ़र की है एक उनको फिल वक्त तो हम ये कह सकते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान के मामला हैं उसमें देखें ना, बराह रास्त मिस्टर जरदारी साहब और मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दोनों बराह रास्त इन्वॉल्व हैं, और उधर से दूसरी जानिब से जो है कि नून लीग की क़यादत भी बराह रास्त इन्वॉल्व हैं। तो मामला इतना छोटा तो नहीं है कि इसको नज़रअंदाज किया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हासिल करने के लिए, कामयाबी समेटने के लिए दोनों बड़ी जमातें अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं, अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं। लेकिन जिससे कि आपने ख़ुद बताया कि बब्बर साहब ने बताया कि जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं, और ये बात किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। अगर जोड़ तोड़ की बात है, सियासी सतह की बात है, सियासी बसीरत की बात है, तो मैं समझता हूँ, मेरी अपनी ये राय है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पीपल्स पार्टी मैदान मार लेगी। तो नाज़रीन, इसी तरह के मज़ीद और दिलचस्प तबसरे तज्ज़िये ख़बरें हम आप तक लाते रहेंगे। आप यानी कि जो हमारे ऑडियंस हैं उनसे दरख्वास्त है, बिलखसूस उन हज़रात से जो पहली मरतबा हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तजावीज़, तनकीद और मशवरे देना मत भूलिएगा, ताकि हम आइंदा बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आप तक ला सकें। आइंदा प्रोग्राम तक मुझे और मेरे मेहमान को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।